जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको रूफटॉप सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों अभी जो रिसेंटली मैंने एक साइट विजिट किया हूँ रूफटॉप का, वो मेगावाट के लेवल का था। तो उस साइट पे मैंने जाके देखा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैंने चेक किया हूँ और जो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो भी मैंने चेक किया हूँ। तो उसी से रिलेटेड आज आपको बताऊंगा कि अगर ये जो ये है साइट का प्लांट है, इंस्टॉल हो चुका है, जो जे बोल्ट पे डिज़ाइन हुआ है। तो दोस्तों इस जे बोल्ट पे डिज़ाइन किए हैं, तो इसको किस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं और जो डिज़ाइन हुआ है वो फैब्रिकेशन होने के साथ साथ साइट पे इंस्टॉल भी हो गया है प्रॉपर तरीक़ा से, जिसमें इंस्टॉलेशन में कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट भी परफेक्ट है, अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं है। डबल पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ट्रिपल पोर्ट्रेट देख सकते हैं, सबका परफेक्ट अलाइनमेंट है। 2 4 6 2 8 2x4 का 2 टेबल है यहाँ पे। अब दोस्तों 2x4 का 2 टेबल है, तो यहाँ पे ये डेड वेट पे डिज़ाइन हुआ है। जो जे बोल्ट पे डिज़ाइन किया है, फाउंडेशन का साइज़ बड़ा है। तो उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस होता है, आप 2D में डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D में भी डिज़ाइन कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो बताऊंगा आपको वो 3D में डिज़ाइन करेंगे। 3D में कैसे डिज़ाइन करेंगे, सॉलिड वर्क्स में चलते हैं। ऑटोकैड में बहुत सिंपल है, आप केवल साइड व्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये केवल आपको ये कॉलम देना पड़ेगा, ये ब्रेसिंग जो है ये ब्रेसिंग देना पड़ेगा, ये फ्रंट कॉलम देना पड़ेगा, मॉड्यूल शो करना पड़ेगा और पर्लिन रहेगा ब्रेसिंग के साथ और फाउंडेशन शो करते हैं। लेकिन 3D में डिज़ाइन करने के लिए आपको प्रॉपर तरीक़ा से आइसोमेट्रिक व्यू भी देख सकते हैं, साइड व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देख सकते हैं, बैक व्यू, टॉप व्यू, हर एक एंगल से आप चेक कर सकते हैं। तो उसको डिज़ाइन करने का जो सिंपल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड वर्क्स ओपन करेंगे। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखें, इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं कंसीडर करके चलूँगा, छोटे छोटे पॉइंट से लेके बड़े पॉइंट तक, ताकि आप अगर ये इस सॉफ्टवेयर पे आप काम करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में काम किए, फर्स्ट टाइम काम किए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं सॉलिड वर्क्स में। ये सॉलिड वर्क्स है, 2014 सॉलिड वर्क्स है, आपको दिखा देता हूँ। ये सॉलिड वर्क्स का लोगो है। सॉलिड वर्क्स में आएंगे, ये ओपन होने के बाद ये आपको यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसके क्या करेंगे, फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपको न्यू सॉलिड वर्क्स डॉक्यूमेंट शो होगा, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। दोस्तों क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए सॉलिड वर्क्स में 3 पाथवे से गुजरना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पाथवे वो होता है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर 5-6 ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीट असेंबल करके ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसका 5 पार्ट अलग अलग एक एक करके आपको पार्ट इस प्रोसेस में डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब उस सभी 5-6 कंपोनेंट को अलग अलग डिज़ाइन करके असेंबल करना पड़ेगा। इसमें असेंबली मतलब सभी को एक साथ कनेक्ट करके इसमें लाना। अब आते हैं लास्ट ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है कि उसको एक PDF में आइसोमेट्रिक व्यू, एक ही पेज में साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और बिल ऑफ मटेरियल कैसे शो करेंगे, फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्लाइंट का नाम कैसे लिखेंगे, वो इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट में। पार्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये कुछ सेकंड लेता है, उसके बाद ये वर्किंग एरिया जो होता है वो ओपन होगा। तो देख सकते हैं अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट कॉलम और बैक कॉलम डिज़ाइन करना पड़ेगा। फ्रंट कॉलम कितने साइज का होना चाहिए, बैक कॉलम कितने साइज का होना चाहिए, उस पर वर्किंग करेंगे। तो ये मेरा वर्किंग एरिया आ गया है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 व्यू है, फ्रंट व्यू, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। कौन से प्लेन में आप डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं टॉप प्लेन को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। टॉप प्लेन पे क्लिक करेंगे और स्केच कर देंगे।
स्केच करने के बाद यहाँ पे एक बेस प्लेट डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आपको बेस प्लेट डिज़ाइन करना है। यहाँ पे जूम करेंगे तो देख रहे हैं एक बेस प्लेट है, ठीक है। बेस प्लेट 150 बाई 150 का है, तो मैं यहाँ से 150 बाई 150 का बेस प्लेट पहले बना लेता हूँ रेक्टेंगल से। यहाँ से स्क्वायर का सिलेक्ट करूँगा और एक ड्रॉ करके डायमेंशन दे दूँगा। डायमेंशन आप दोनों दे सकते हैं, अगर फ्रेशर है तो आप दोनों दे दीजिए, अगर फ्रेशर नहीं है तो मैं एक ही डायमेंशन दे के इक्वल कर दूंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन आप दोनों दे दीजिए, मैंने दोनों दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे स्लॉट होल दे देंगे। स्लॉट के लिए पहले क्या करेंगे, उससे पहले एक स्क्वायर फीट ड्रॉ करेंगे और इसको ड्रॉ करके इसको क्या करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई पंचिंग देना चाहते हैं या कोई ऑब्जेक्ट नया बनाना चाहते हैं, तो उस पर ये रेक्टेंगल बना के उसको कंस्ट्रक्शन लाइन दे देंगे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है कि उसका रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन उस लाइन का कोई यूज नहीं होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके ऑब्जेक्ट में। अब आते हैं यहाँ से स्लॉटेड ले लेंगे, स्लॉट लेके एक ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने जे बोल्ट यूज किया हूँ, जे बोल्ट में देखेंगे जे बोल्ट का साइज है 10 mm। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्लॉट होल है उसका जो डाया है वो कर देंगे 12 mm। 12 mm डाया करेंगे तो रेडियस 6 mm हो जाएगा। और इसका जो लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो है वो आप अप्रोक्स 20 mm दे दीजिए। 20 mm दे दिया मैंने, ये हो गया। अगर रेडियस देखते डाया देखते हैं तो मेरा 12 mm है, ठीक है, 12 mm डाया हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से पैटर्न लेंगे, पैटर्न लेके एक ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, एक लाइन ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्ट नहीं किया हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है, तो डायरेक्शन नहीं सेट करना है, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर यही 3D बना रहता तब डायरेक्शन मैं शो करता है, यहाँ पे 3D नहीं बनाया हूँ तो केवल ऑब्जेक्ट से करेंगे, शो करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन मेरा ये है, तो एक्स डायरेक्शन में 100 mm कर दिया हूँ मैंने, ये चला गया। वाई डायरेक्शन 2 कर दूंगा, ये ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन, यहाँ देख सकते हैं जेड डायरेक्शन नीचे है ये, तो वाई डायरेक्शन ऊपर जाएगा, इसको कर देंगे 100 mm, ये आ गया। इसको ओके करके अब देखिए जैसे मैं इसको 3D कन्वर्ट करूँगा तो जो रेफरेंस लाइन है वो वैसा ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, जो सॉलिड लाइन है वो चेंज हो जाएगा। अब इसको 5 mm कर देंगे, ये बेस प्लेट डिजाइन हो गया। अब दोस्तों चलते हैं इसको यहाँ से स्केच कर लेंगे और टॉप व्यू कर देंगे। टॉप व्यू होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन कमांड यूज करेंगे। लाइन कमांड यूज करने के बाद यहाँ पे एक सी चैनल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से सी चैनल बनने के बाद क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। ये दोनों जो देख रहे हैं आप, इस दोनों लाइन को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन जो इसका वेब के साथ कनेक्ट होगा उसको 15 mm दे देते हैं, ये भी ऑटो सेलेक्ट हो गया है। और इसको 40 mm दे देते हैं, इसको 80 कर देते हैं। खाना चल रहा है कितना। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसको डायमेंशन दे देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं। ऑफसेट कितना करेंगे, ऑफसेट 2 mm कर देंगे, 2 mm ऑफसेट इनर साइड, और इसको क्लोज कर देंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D कन्वर्ट करने के लिए आपको उस लाइन को क्लोज करना पड़ेगा, तभी वो 3D कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इससे, इसका और इस सेंटर से मैं 20 mm दे देता हूँ, और ये जो है इस लाइन से इस लाइन के बीच में 40 mm कर देता हूँ, 80, मतलब दोनों का सेंटर में कर दिया हूँ, और इसको ओके कर दूँगा। सॉलिड वर्क्स में एक बेनिफिट आपको ये बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन किया, ये अब यहाँ पे मैंने 300 mm का ले लिया, ठीक है, 300 mm का कॉलम बना लिया और असेंबल का। तो मैं बता रहा था कि अगर सॉलिड वर्क्स में एक बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने
कैड में इसको बनाया हूँ और या सॉलिड वर्क्स में बनाया हूँ। इसको असेंबल करने के टाइम में हो सकता है फ्रंट कॉलम का लेंथ बड़ा हो गया हो, बैक कॉलम का लेंथ छोटा हो गया हो, तो सॉलिड वर्क्स में एक बेनिफिट होता है कि एडिट कर सकते हैं। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 300 mm कर दिया हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअल में जो कॉलम का लेंथ होना चाहिए 233 mm का है। मैंने इसको 233 mm दे दिया और इसको होल कर दूंगा एक सेंटर में 30 mm पे। mm पे एक होल दे देते हैं, 30 mm पे, और होल का साइज जो है यहाँ पे 12 mm कर देंगे, 12 mm डाया। ठीक है, इसको ओके करके और यहाँ से कट कर देंगे। ये हो गया। तो दोस्तों ये कॉलम डिजाइन हो गया, ये एक कॉलम डिजाइन हो गया। अब आते हैं इसको सेव कर लेंगे, सेव करके यहाँ पे नाम दे देंगे देखिए यहाँ पे 2P 4 टेबल कर देता हूँ। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराता हूँ जिसमें बहुत सारे जुड़े रहते हैं इसमें। इसको मैं यहाँ सेव नहीं करूँगा, ट्रेनिंग में ही जाके यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ 2P 4 टेबल। ठीक है, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम। ठीक है, फ्रंट कॉलम। ओके, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहीं पे इसको डबल कॉलम सोच रहा हूँ कि इसी डायमेंशन को मैं डबल मेहनत नहीं करूँ, इसी में काम कर लूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैक कॉलम के लिए बैक कॉलम देख रहे हैं आप फोटो में, देखिएगा ये बैक कॉलम है ये। तो बैक कॉलम का जो डायमेंशन होगा अप्रोक्स 1 मीटर का है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करके यहाँ से जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करके और नाम दे देंगे बैक कॉलम। ठीक है, बैक कॉलम नाम दे देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये जो डायमेंशन उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो 3 ब्लॉक बना हुआ है ऑल कॉन्फ़िगरेशन, उस पर क्लिक करके और दिस कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, ये मेरा 2 कॉलम। अब देखिए मैं डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ, ये मेरा फ्रंट कॉलम है। ठीक है, ये फ्रंट कॉलम है। अब इसमें आता हूँ बैक कॉलम में, अब इसको डायमेंशन दे देता हूँ 997 mm, ओके कर दिया। तो आपको देखने को मिलेगा कि 997 mm तो बैक कॉलम हो गया। फ्रंट कॉलम में आते हैं तो ये 300 mm ही, 233 mm का ही रहेगा। तो दोस्तों ये चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा मुझे। और इस पर डबल क्लिक करके एडिट कर लेंगे और एक होल और दे देंगे जो 744 mm पे होल है। सात 744 पे होल है और इसको 12 mm कर देंगे। ये ओके करके कट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से सेव कर दूँगा, मेरा फ्रंट कॉलम बैक कॉलम दोनों बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट कॉलम और ये बैक कॉलम। ठीक है, अब इसको बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और इसमें कर लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके, डबल क्लिक नहीं करूँगा, जो मैंने डिज़ाइन किया हूँ उस पे आऊँगा। ये नहीं, ये वाले, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद बाहर आएंगे, सॉरी पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ मेरा, तो इसको
कॉपी करेंगे, सिलेक्ट कर लिया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। इसको कॉपी कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। ये सेव होने के बाद क्या करेंगे आप, अब आते हैं फाइल में, न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर पार्ट पे जाएंगे। पार्ट पे जाने के बाद हाँ कोई सा भी प्लेन ले लेते हैं, साइड या कोई सा। मैं राइट प्लेन ले लिया हूँ, राइट नहीं फ्रंट ले लिया हूँ। नॉर्मल पे क्लिक करके और जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसको ले आऊँगा यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करके इसका जो राफ्टर का साइज़ है वो 3652 mm का है, इसको 3652 कर देंगे, 3652 mm। ये मेरा हो गया, राफ्टर डिजाइन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो होल देना है वो 350 mm पे होल दे देंगे, एक एक। एक, दो। अब डायमेंशन दे देते हैं इसका 12 mm, इसका भी 12 mm, और इसको 350 mm पे दे देता हूँ, एक होल। इसको भी 350 पे, ठीक है। एक होल और देना है मुझे, एक होल अप्रोक्स 1 मीटर पे। ये 1 मीटर पे मैंने दे दिया। 12 mm होल का डायमेंशन रखेंगे और ये ओके करके फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट कर देंगे, एक्सट्रूड कट करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों मेरा कॉलम भी डिजाइन हो गया। अब इसको राफ्टर डिजाइन हो गया, इसको सेव कर देंगे, राफ्टर लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो आते हैं, पर्लिन डिजाइन करना है, पर्लिन और एल क्लिट। पर्लिन पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, जो मैंने सेव कर रखा था वही लाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से एक्सट्रूड कर देंगे। एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। मुझे राफ्टर डिजाइन करना है, पर्लिन डिजाइन करना है, तो 4 मॉड्यूल के लिए एक मॉड्यूल का विड्थ है 1134 और मैंने 25 mm गैप कर दिया, 1159 mm आ गया। तो 1159 गुने 4 कर देंगे, मेरा 4 मॉड्यूल के लिए आ गया। इसको सेव कर देंगे, पर्लिन भी डिजाइन हो गया। इसको डिजाइन सेव कर देते हैं, पर्लिन लिख देते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक चीज़ और, एल क्लिट डिजाइन करना है मुझे। एल क्लिट के लिए क्या करेंगे, पार्ट में जाएंगे, पार्ट में जाने के बाद इसमें मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कोई सा भी प्लेन लेते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। मेन आपका पॉइंट होता है आइसोमेट्रिक में जाते हैं, जो असेंबल वाला पार्ट बताया हूँ, वहाँ जाके आप किस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को पीडीएफ बनाते हैं तो मुझे एक आइसोमेट्रिक व्यू मिले, ठीक है। तो वो प्रोसेस बताएंगे। इसको 80 कर देता हूँ, इसको भी 80 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अभी इसको ऑफसेट मारूँगा, ऑफसेट देना है, ऑफसेट 3 mm और इसको क्लोज कर देंगे। कभी भी ऑब्जेक्ट को आप 3D कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करेंगे तभी वो 3D बन पाएगा। इसको 100 mm कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, एल क्लिट। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसमें पंचिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, तो पंचिंग भी देंगे, पंचिंग को भी डिटेल से बताएंगे। अभी मैं ऑब्जेक्ट डिजाइन कर लेता हूँ कंप्लीट, तब उसके बाद पंचिंग देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गए, अब मेरा 4 ऑब्जेक्ट डिजाइन हो गया। यहाँ पे देखेंगे
अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे मैंने होम पे आया हूँ, यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 फ्रंट कॉलम, बैक कॉलम 2 एक साथ हैं, राफ्टर 3, पर्लिन 4, एल्गलिट 5। अब इसको असेंबल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और असेंबली पे क्लिक करेंगे। अब असेंबली पे आने के बाद देखेंगे, असेंबली में आएंगे, यहाँ पे कुछ सेकंड लगेगा। अब चलते कुछ ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ जब तक। ये देख रहे हैं, सबसे पहले इसको, तीसरा ऑब्जेक्ट है ये। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फ्रंट कॉलम या बैक कॉलम लाएंगे। आपको सबसे पहले कॉलम ही लाना पड़ेगा, कॉलम को फिक्स करेंगे, उसके बाद ही आप राफ्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। क्या होता है दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे वो फिक्स हो जाता है असेंबली वाले में। तो या तो बैक कॉलम लाइए या फ्रंट कॉलम लाइए। राफ्टर लाएंगे तो राफ्टर भी फिक्स हो जाएगा लेकिन रोटेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कॉलम लाइए। तो मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इसने ना, जैसे मैंने वो असेंबल वाला पार्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट आया, इसमें कुछ चेंज हो गया होगा, आप देखेंगे इसमें। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पे जाएंगे, यहाँ से ऑल फाइल कर लेंगे। ऑल फाइल करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं वो वहीं पे आएगा जहाँ पे मैंने लास्ट वर्किंग किया हूँ। सॉलिडवर्क्स में एक बेनिफिट ये होता है कि आपने इसके कोई भी ऑब्जेक्ट का लास्ट ऑब्जेक्ट पे वर्किंग किया, वहीं पे जाएगा ये। तो मैं कॉलम को लेता हूँ, कॉलम आ गया। कॉलम को क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेट कर देंगे। वो डायरेक्शन सही था, इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बैक कॉलम आया, टेंशन नहीं लेना है। मैंने क्या बताया था कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लगाया हूँ। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक कॉलम का ऑप्शन है, इस पर सिलेक्ट करेंगे और डिफ़ॉल्ट पे आएंगे और ये ऑटोमेटिक फ्रंट कॉलम आ जाएगा। आ गया। अब ये देखिए इसको मूव करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन इसी का कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे, या आप यहाँ पे फिर इंसर्ट में जाके ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये मूव करेगा, ये मूव कर रहा है ना, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स होगा क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट है। इसको डिफ़ॉल्ट पे जाके बैक कॉलम करेंगे तो फिर ये बड़ा कॉलम हो जाएगा, इसको बैक ले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों राफ्टर पे। राफ्टर पे जाने के लिए फिर वहीं जाएगा ये ऑल ऑब्जेक्ट, राफ्टर। राफ्टर में यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका एक फेस ये सिलेक्ट करेंगे और मेट पे क्लिक करेंगे। मेट का यहाँ पे ये ऑप्शन है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो मेट कहलाता है। ये मैंने दोनों को असेंबल कर दिया। अब इसका होल सेलेक्ट करूँगा ये, और ये होल सेलेक्ट कर लूँगा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये होल पे आऊँगा, उसके बाद ये होल, ठीक है। फिर ये फेस वेव, राफ्टर का वेव सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये तो गड़बड़ है, ये ऊपर नीचे आ रहा है, ये टेढ़ा हो गया। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या कीजिए आप, इसका ये फेस मेट, फिर उसके बाद ये फेस, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसको अब देख सकते हैं ये फिक्स आ गया। अब इसके अलाइनमेंट करेंगे तो एकदम सीधा आएगा ये, ठीक है। ती आ गया। अब इसको आइसोमेट्रिक करके देखेंगे। अब एक चीज़ और है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने जो देख रहा हूँ, यहाँ पे फाउंडेशन है, फाउंडेशन बना हुआ है अप्रोक्स 450 का है। तो यहाँ पे फिर फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूँगा, पार्ट पे आऊँगा। पार्ट पे आने के बाद एक फाउंडेशन बना देता हूँ, यहाँ से टॉप व्यू लेके स्केच पे क्लिक करेंगे और फाउंडेशन ड्रॉ कर देंगे। मैं बनाता हूँ 500 बाई 500 का। 500 बाई 500 इसलिए बना रहा हूँ कि डेड लोड पे है। अगर यही एंकर फास्टनर पे रहता तो 300 बाई 300 सफिशिएंट था। $500 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें चेंज कर दूंगा थोड़ा सा मटेरियल पे जाएंगे, यहाँ से अपीयरेंस कलर पे जाएंगे और कंक्रीट पे क्लिक करेंगे। कंक्रीट यहाँ पे मिसलेनियस में जाएंगे और मिसलेनियस 1 मिनट होगा इसमें, स्टोन
यहाँ पे आएंगे ब्रिक्स पेविंग, ये आ गया बैट। इसको सेव कर देंगे, इसको सेव करके नाम दे देंगे ब्लॉक। ओके, अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आएंगे। अब इसको नहीं कुछ करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद इसको ऑल फाइल्स करेंगे और ब्लॉक्स पे आ जाएंगे। ये ब्लॉक मेट पे क्लिक करेंगे। मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और इसको मेट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इन्होंने गैप दे रखे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे गैप दे सकते हैं या गैप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप या तो हो सकता है आप डायरेक्ट टच करके नट बोल्ट टाइट कर सकते हैं, या आप एक अंदर से बोल्ट और नट एक ऊपर से नट रख के बीच में गैप दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 20-25 mm का, 20 mm का। तो मैं यहाँ वही करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको बैक जाऊँगा, यहाँ पे मैट पे क्लिक करूँगा और इसको एडिट करके बीच में गैप दे दूँगा 20 mm। कम से कम 1 इंच दिया जाता है, 20 mm दे देता हूँ, 1 इंच से कम। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं दोस्तों कि ये जो कॉलम है, हाँ, एक ये फेस सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ, एक ये फेस, फिर इसके बाद ये फेस कंट्रोल के साथ ये फेस मेट कर दूँगा। ओके, क्लोज करके ये फेस सेलेक्ट कर लूँगा, ये फेस और ये फेस। ठीक है, ये सेंटर पे आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, इसी कॉलम को मैं ले जाऊंगा यहाँ, इस कॉलम से इस कॉलम को अलाइनमेंट कर दूंगा। ठीक है, इसको भी अलाइनमेंट कर दूंगा। एक चीज़ और रह गया, अब मुझे जो चेंज थोड़ा सा करना है, ये और ये और ब्लॉक का ये। ठीक है, ओके कर देंगे, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया मेरा। अब एक सवाल आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के इसमें पंचिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि पंचिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरीक़ा से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पंचिंग कैसे करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, तो उसमें मैं हर एक स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पंचिंग कैसे करेंगे, कौन सा नट बोल्ट यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब बताता हूँ डिटेल से। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बहुत कुछ सीखने का। मैं यहाँ पे एल क्लिट सेलेक्ट करूँगा, एल क्लिट यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे रोटेट कर दूँगा एल क्लिट, और ये फेस, उसके बाद ये फेस हो गया, उसके बाद ये और ये फेस। ठीक है, तो 40 है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डायमेंशन दे दूँगा 30 mm। 30 mm करूँगा तो इक्वल हो जाएगा वो। इक्वल हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये इक्वल हो गया। इसको ओके कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, अब पर्लिन को लाएंगे, यहाँ से पर्लिन लिया, इसको मेट कर देंगे। मेट हो गया, इसको भी टॉप से मेट कर देंगे, हो गया। और लेफ्ट साइड मुझे निकालना है सेंटर से, ये और ये, इसके बीच में डाल देता हूँ डायमेंशन 320 प्लस 50, नहीं 320 नहीं डालना है, मेरा 354 आ रहा है, तो 354 में से 50 कम कर देंगे
यहाँ पे मैं 304 mm डालूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे, पैटर्न लगा देते हैं, लीनियर पैटर्न। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये रेफरेंस लाइन है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मैंने डिलीट किया रेफरेंस लाइन, तब कौन सा डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं इसको अभी कंफर्म नहीं है, मैंने डायरेक्शन 1 में सेलेक्ट कर लिया ये लाइन, इसको चाहिए उस लाइन, इसको 1400 mm कर दूंगा, ठीक है। 2 अपोजिट डायरेक्शन, इसका मैं देख लेता हूँ, 1188 है पर्लिन टू पर्लिन डिस्टेंस, 1188, ठीक है। और दूसरा पर्लिन, फिर पैटर्न लगाएंगे और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और ये इसमें ऐड कर देते हैं 1136, ये आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा राफ्टर को एक साथ पर्लिन के साथ है। अब कॉलम है तो कॉलम का भी तो पैटर्न लगाना पड़ेगा, तो कॉलम का पैटर्न इसको डिलीट कर देते हैं, पैटर्न 2 को। अब यहाँ पे मेरा कॉलम ब्लॉक्स राफ्टर एल्गलिट ये रहेगा, सभी एल्गलिट, ये देख सकते हैं मैंने सभी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 मीटर देता हूँ गैप, 3 कॉलम 3 राफ्टर। आपको दिखा देता हूँ इमेज में जो साइट पे इंस्टॉल हो रखा है, इस फोटो से क्लियर होगा। तो देख सकते 1 2 3 और 1 2 3, मतलब एक टेबल में 3 कॉलम यूज कर रहे हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे भी मैंने 3 कॉलम यूज किया, ओके कर दिया। तो दोस्तों ये टेबल डिजाइन हो गया मेरा। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें मॉड्यूल कैसे असेंबल करेंगे, मॉड्यूल का पंचिंग कैसे करेंगे, ब्रेसिंग कैसे लगाएंगे, सब आपको बताऊंगा।